हाय, इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल साउथ डिस्कस करेंगे और अल्टरनेटिव क्वेस्ट फॉर एन अल्टरनेटिव ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स को हम ओवरऑल तरीके से डिस्कस करेंगे। हम ब्रिक्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। जो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ओवरऑल क्रक्स लेक्चर का यही है कि ब्रिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ, देखो ब्रिक्स एक ग्रुप है 5 कंट्रीज का। बी से आ गया ब्राज़ील, आर से आ गया रशिया, आई से आ गया इंडिया, सी से आ गया चाइना और एस से आ गया साउथ अफ्रीका। तो ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं उनका ग्रुप है। इसका हम इवोल्यूशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये जो टर्म थी ब्रिक, देखो ब्रिक्स पहले ब्रिक ही हुआ करता था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले इसको ज्वाइन नहीं किया था। जब ये बनाया गया था तो सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसके अंदर थे। ये जो टर्म है ब्रिक, इसको कॉइन किसने किया है? तो एक इकोनॉमिक्स हुआ करते थे जिनका नाम था जिम ओ नील, उन्होंने इसको कॉइन किया 2001 में। जो ब्रिक्स है ये ग्रुप है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, मतलब कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, जो 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनका ग्रुप है ये, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। अगर मैं इसके फॉर्मेशन की बात करूं तो 2006 में इसको बनाया जाता है। 2006 में एक समिट होती है, एक सेशन होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। UNGA का मतलब ये है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन था, जो 61st सेशन था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, उस सेशन में ये डिसीजन लिया जाता है कि ब्रिक को बनाया जाएगा। मतलब कि 2006 में जो है वो ब्रिक बनाया जाता है। ब्रिक मतलब इसके अंदर सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे। फिर बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसको ज्वाइन करता है, इसलिए इसको फिर ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स जो है वो 61% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये जो 5 कंट्रीज हैं ये 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कि इन 5 कंट्रीज के अंदर ही सिर्फ पूरी दुनिया की जो है वो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है। 31.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 31.5% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं ये कंट्रीज, 5 कंट्रीज। और 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड सिर्फ ये 5 कंट्रीज करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस है किसकी? ब्रिक्स की, मतलब इन 5 कंट्रीज की ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं दुनिया की। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ पे होती है? 2011 में होती है पहली ब्रिक्स की समिट। जो 30th ब्रिक्स समिट थी, जो 13वीं ब्रिक्स की समिट थी, वो 2021 में होती है और उसको हिंदुस्तान होस्ट करता है। ब्रिक्स का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो शंघाई, चाइना में ये लोकेटेड है। ये आपको याद रखना है। क्यों बनाया? क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे ब्रिक्स के? मतलब ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं? सबसे पहले टू इस्टेब्लिश इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखो ब्रिक्स जो है ना वो इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करना चाहता है। ब्रिक्स नहीं चाहता है कि अकेला अमेरिका जो है, अमेरिका जो यूनिपोलर पावर बन गया है, वो नहीं चाहता है कि पूरा अमेरिका जो है वो दुनिया को डोमिनेट करे। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जो पावर होती है ना वो सिर्फ एक देश में कंसंट्रेटेड नहीं होती है। अभी के टाइम पे कैसी दुनिया है? अभी के टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड है। ये कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है या एक शिफ्ट आ रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1991 के बाद की दुनिया कैसी थी, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो वो यूनिपोलर वर्ल्ड थी। मतलब अमेरिका जो है वो वर्ल्ड लीडर था, अमेरिका सबसे पावरफुल था, अमेरिका जो है वो नंबर 1 पे था और अमेरिका पूरी दुनिया के डिसीजंस को डिसाइड करता था। अमेरिका जो था वो वर्ल्ड का लीडर था और अमेरिका के हिसाब से पूरी दुनिया काम करती थी। अमेरिका जो था वो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करता था। तो ब्रिक्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को इस्टेब्लिश किया जाए, इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि सिर्फ एक सिंगल पावर ना हो जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का काम करे या पूरे दुनिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करे। तो ब्रिक्स का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को इस्टेब्लिश किया जाए। मतलब कि सिर्फ अमेरिका ही ना हो बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, सिर्फ अमेरिका ही पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स को या इकोनॉमिक्स को डिसाइड ना करे, इकोनॉमी को डिसाइड करे, बल्कि अलग अलग पावर्स हों, जैसे कि रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये जो जर्मनी, अलग अलग पावर्स हों और पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। पावर सिर्फ एक हाथ में कंसंट्रेटेड ना हो।
पावर सिर्फ अमेरिका के पास ना हो। तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड का कंसेप्ट है ना, यूनिपोलर वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, इसको वो अपोज करने का काम करते हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्रिएट करने का काम करते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब मल्टीपल पोल्स हैं, और यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ही पोल है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ही पोल है और उसी पोल के अंदर पावर कंसेंट्रेटेड है। वो एक पोल कौन है? अमेरिका या फिर कोई और। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब मल्टीपल पोल्स अर्थ के ऊपर, और मल्टीपल पोल्स के अंदर पावर डिवाइडेड है। टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस बाई मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको इंप्रूव करना है। ग्लोबल गवर्नेंस को इंप्रूव करने का मतलब क्या हुआ? देखो, ग्लोबल गवर्नेंस जो है ना, वो आज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर अमेरिका का ज्यादा हाथ है। ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है। ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में है। ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर कौन डिसीजन लेता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। और इन यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल गवर्नेंस है, इसको जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाना है, इसको इंक्लूसिव बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाना है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात हो, हर एक देश की बात हो, और हर एक देश का से हो ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रिक्स का ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। पूरी दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है यू आर डूइंग डेवलपमेंट कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आप फ्यूचर जनरेशन का भी सोच रहे हैं। आप ग्लोबल कॉमर्स को तबाह नहीं कर रहे हैं, आप ग्लोबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं कि जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट हो रही है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। टू रिस्पॉन्ड इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जो इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो गया, सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, या फिर जेंडर इक्वालिटी हो गया। तो ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करने का काम करना है। इनको जो है वो कलेक्टिवली एड्रेस करने का काम करना है। ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना है, इसको सारे देशों को मिलकर जो है वो एड्रेस करने का काम करना है। टू इंप्रूव ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड टू रिफॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करना है। जो गरीब देश हैं उनके भले के लिए भी काम करना है, उनकी अपलिफ्टमेंट भी करनी है। पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होना चाहिए, मतलब कि कुछ देश ज़्यादा गरीब ना रह जाएं। तो बेसिकली जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दुनिया की होनी चाहिए, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। जो गरीब देश हैं वो लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं, लैटिन अमेरिका में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी डिग्रेडेड है, उसको इंप्रूव करने का काम करना है। और साथ ही साथ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इंप्रूव करना है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या आता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, IBRD आ गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सब आ गया। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको वेस्ट ने डोमिनेट करके रखा हुआ है, अमेरिका ने डोमिनेट करके रखा हुआ है, यूरोप ने डोमिनेट करके रखा हुआ है, और जो यूरोप और अमेरिका के लिए ही काम करते हैं, उनको जो है इंप्रूव करना है। उसके अंदर जो है डेवलपिंग कंट्रीज का भी से हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जिसमें इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, और ये सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए काम करते हैं। तो इनको जो है इंप्रूव करना है, इनकी कंडीशन को इंप्रूव करना है, इनको रिफॉर्म करना है, ताकि जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या फिर जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनका भी से हो, इक्विटेबल से हो किसके अंदर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। कमर्शियल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं इनको आपस में कमर्शियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी है, कल्चरल कोऑपरेशन करनी है। मतलब कि इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, कल्चरल स्फीयर के अंदर, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं किसके? ब्रिक्स के। उसके बाद 50th ब्रिक्स समिट होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ये जो 50th ब्रिक्स समिट थी ये 2023 में होती है, और ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होती है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये समिट होती है 2023 में, अगस्त 2023 में ये समिट होती है। इसको 50th समिट कहा जाता है ब्रिक्स की। इसका आउटकम क्या था कि ब्रिक्स के अंदर जो है, ब्रिक्स ने ये डिसाइड किया कि 6 कंट्रीज को और मेंबरशिप दी जाएगी ब्रिक्स के अंदर। वो 6 कंट्रीज कौन सी थी? अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट,
ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया। ये कहा गया कि इन 6 कंट्रीज को भी मेंबरशिप दी जाएगी ब्रिक्स के अंदर। और फाइनली क्या होता है, 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को ऑफिशियली ये 6 कंट्रीज भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाती हैं। तो अभी ब्रिक्स के अंदर 6 + 5 = 11 मेंबर्स हैं, राइट, 11 मेंबर्स हैं। तो अभी जो पहले ब्रिक्स हुआ करता था, मतलब कि पहले ब्रिक्स जिसको कहा जाता था, अब वो ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। तो पहले आपको पता होगा कि पहले जो है वो ब्रिक्स कहा जाता था इसको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अब इसको प्लस कर दिया गया है, मतलब बाकी देश भी इसके अंदर आ गए। तो ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स, तो ये तो ब्रिक्स जो टर्म है, ये तो नाम जो है अलग अलग कंट्रीज से उनको जोड़ के ही बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये कंट्रीज इन्होंने ज्वाइन किया तो इसके अंदर और नाम जोड़ते जाएंगे, इसके अंदर ए लगाते जाएंगे, फिर ई लगाते जाएंगे, फिर ई लगाते जाएंगे, फिर आई लगाते जाएंगे, फिर यू लगाते जाएंगे, फिर एस लगाते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सभी कंट्रीज के लिए एक ही टर्म यूज़ की जा रही है, वो है प्लस। तो ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस हो गया है, ब्रिक्स प्लस हो गया है, ये याद रखना है आपको। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल साउथ क्वेस्ट फॉर एन अल्टरनेटिव ब्रिक्स को समझते हैं। ब्रिक्स का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है ब्रिक्स। और ब्रिक्स जो है वो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 31.5% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 16% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ 6 और कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, तो वो फिगर्स अब बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स को। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।